को लेकर जानकारी दी। ऐसे में आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगा मैं, क्या इसके माध्यम से केवल किसी टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद ही अटैक किया जा सकता है, या इसके अंदर जीपीएस गाइडेड टारगेटिंग भी मौजूद है? तब हम करेंगे, ये दिक्कत आती है। देखिए मैं बताऊं आपको, ये मैं बताता हूं आपको। देखिए ये जो है ये एंटीसिपेशन में फायर किया जाता है, ये कोई टारगेटेड वेपन नहीं है कि सबमरीन के ऊपर जाके गिरे। तो ये अंडर वाटर वॉरफेयर है, बिल्कुल अलग तरीका है। दर्शकों को इस अदृश्य तरीके को समझना होगा पहले। ये बिल्कुल अलग वॉरफेयर है और बहुत ही लिथल वॉरफेयर है। बहुत ही पोटेंट वेपन होती है सबमरीन। अगर वो डिटेक्ट हो जाए तो वो सिटिंग डक है। उसके बाद हम उसको हेलीकॉप्टर से, P-8I एयरक्राफ्ट से, मैरीटाइम पेट्रोल SW, हमारे पास P-8I एयरक्राफ्ट है, हमारे पास MH-60 और सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे पास कामोब है 28। ये सब उसको हवा से इमीडिएटली टॉर्पीडो मार के गिरा सकते हैं, या डेप्थ चार्जेस जिसको डेप्थ बॉम्ब कहते हैं, वो सीधा ड्रॉप करेंगे। और अगर आप 1 किलोमीटर के रेडियस में भी ड्रॉप कर दो, 500 मीटर, तो वो इतनी ध्वनि इतनी ज्यादा होती है, जो अब हवा, जो हमारे प्रेशर की ध्वनि होती है हवा की, जो मीडियम जो होता है, देखिए जो पानी में वो बहुत ज्यादा तेजी से चलती है, तो जो ध्वनि निकलेगी वो अंडर वाटर एकॉस्टिक जो प्रेशर बनेगा उसी से सबमरीन में छेद हो जाएगा और सबमरीन बेकार हो जाएगी। तो ये वो टेक्निक है। तो एक्यूरेसी का क्या मतलब अगर लोकलाइज हो गया सबमरीन कि इस एरिया में सबमरीन लाइकली है, तो आप लगातार कई रॉकेट उस एरिया में दाग देते हो, एक तरह से ब्लास्ट कर देते हो, सैनिटाइज कर देते हो। एक्चुअली जब फ्लीट मूव करती है और एंटी सबमरीन कावरती जैसे ये शिप्स जो है SW शिप्स आगे रहते हैं 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, और ये लगातार रॉकेट फायर करते रहते हैं। अगर आपको लगा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि सबमरीन आगे हो सकती है, तो वो आगे लगे रहते हैं। और आजकल की न्यूक्लियर सबमरीन की स्पीड ज्यादा हुई है, तो वो फ्लीट के पीछे से भी आ जाते हैं। पहले नहीं था ऐसा। अब ये बहुत बड़ा खतरा है। न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट की जो स्पीड ऑफ एडवांस है उसको कैपेबल है पीछे से पीछा करने के लिए। तो अभी हमें पीछे भी और वैनगार्ड पे आगे भी दोनों तरह से। और अगर एयर डिफेंस का थ्रेट है तो एंटी सबमरीन थ्रेट, एयर डिफेंस थ्रेट, और ये जो हाइब्रिड थ्रेट है ड्रोन्स का, 3 थ्रेट को लेके सर्कुलर फॉर्मेशन में फ्लीट को प्रोटेक्ट करके चला जाता है। इसलिए सारे शिप्स में ये रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं। अब जब ये इंडियन हो गए हैं तो हमारे पास कमी नहीं होगी। इनकी टेक्नोलॉजी पर हमको भरोसा रहेगा, विश्वसनीय है। हम इनको एक्सपोर्ट क्वालिटी में बनाएंगे। और लगातार देखिए सोलर डिफेंस लिमिटेड जो है, हैदराबाद कंपनी जो लिमिटेड है, इसको लगातार अब बनाएगी और दूसरे देश इसको खरीदेंगे, क्योंकि कॉस्टली नहीं होगा, चीप होगा, एक्यूरेट होगा, प्रिसाइज होगा और मास प्रोडक्शन होगा। तो ये मजेदार बात आपको समझनी चाहिए। भारत जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काफी आगे विकसित कर रहा है अपने आप को, इंडिजनाइज्ड कर रहा है और सेल्फ कैपेबल हो गया है सबमरीन थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कि लगातार चाइना की सबमरीन के डिटरेंस के कारण हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और कई सालों से इस पे एक्सरसाइज चल रही थी। अब ये हमारे पास आया है। करीब करीब सारे फ्रिगेट्स और सारे डिस्ट्रॉयर्स में और ये सारे कॉर्वेट्स में ये रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं अभी, और ये एंटी सबमरीन का बड़ा तरीका है। बिल्कुल, मतलब शाम से जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि ये भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए, DRDO के लिए। संजय जी, दूसरी ओर अगर बात चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में की जाए तो सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए, भारतीय सीमाओं के लिए चीन और पाकिस्तान ही रहते हैं। और ऐसे में अगर रक्षा क्षेत्र को लेकर बात करें, जिस तरीके से भारत की आत्मनिर्भरता लगातार रक्षा क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही है संजय जी, तो ऐसे में जाहिर तौर पर चीन जो है वो भी कहीं ना कहीं परेशान होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान तो पहले से ही डरा हुआ, और पाकिस्तान ने भारत की शक्ति का प्रदर्शन भी हाल फिलहाल देख लिया। देखिए अभिषेक, कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि दुश्मन कमजोर है और हम बहुत मजबूत है और हम कभी भी संभाल लेंगे। नहीं, हमेशा दुश्मन को यकीनन वो, और क्या है, पाकिस्तान और अब मैं कहूँगा बांग्लादेश भी खुलेआम कहने में कोई हर्जात नहीं। ये दोनों, एक बे ऑफ बंगाल में और दूसरा अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन में आने की कोशिश कौन कर रहा है? चीन। अब चीन इतनी आसानी से आग नहीं कर, तो ये दो पिट्ठू बनकर के बैठेंगे उनके लिए इस इलाके में। तो बहुत जरूरी है कि हमने किसी प्रकार से भी चीन को इंडियन ओशन रीजन में अब हावी होने नहीं देना है। मकसद क्या होगा चीन का कि कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में हावी होने की कोशिश करे। मकसद ही वो है। क्यों इंडो पैसिफिक हम लोग बोल रहे हैं, क्यों हम क्वाड की बात करते हैं, क्यों हम ऑकस की बात करते हैं, क्यों हम एक दूसरे के साथ मिल करके, यही नहीं, बेसिकली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक बात है, अगर कल लड़ाई होती है किसी कारण से, तो हम लोगों ने यकीन एंटी सबमरीन, जैसे श्याम साहब बता रहे, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर द मोस्ट क्रिटिकल वॉरफेयर, और बहुत मुश्किल होता है। आप एक सबमरीन में जाकर के कभी देखिएगा, वो जानते हैं किस प्रकार से हम लोग तो सिर्फ एक दिन के लिए भी नहीं जा पाते, थोड़े दिन के लिए
में रहते हैं वापस आ जाते हैं देखने के लिए अपने आप को कि क्या कैसे सबमरीन अपील करता है, तो बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे इसमें आप जब रहते हैं और इस तरह के आपको जब रॉकेट मिलते हैं, तरह तरह के आले मिलते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और दुश्मन आपकी कोशिश करेगा आपको मारने के लिए, तो दोनों तरफ से टसल चल रहा है। तो उसको लेते हुए बहुत जरूरी है और यह मानने की बात है कि आज की तारीख में चीन के पास सबसे बड़ी नेवी है, चाहे सबसे मॉडर्न नेवी ना हो, सबसे फर्स्ट क्लास नेवी ना हो, पर नंबर्स में सबसे ज्यादा है। तो जब वो नंबर्स में इतने सारे सबमरीन इधर उधर घुमाता रहता है, तो एंटी सबमरीन का होना निहायत जरूरी है। उस मकसद को लेकर के जिस प्रकार से लगातार नेवल वॉरफेयर को अपने ध्यान में रखते हुए ये आगे वाली जो लड़ाई है उसमें बहुत तरह तरह के होगा, और ड्रोन भी आ गए, भी आ गया, एंटी सबमरीन भी आ गया। तो उस मकसद को लेते हुए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, हम जब बात करते हैं आत्मनिर्भरता, ये बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर अपनी टेक्नोलॉजी अपना, कैसे हुआ ऑफ सिंदूर के अंदर, कैसे हमारे ब्रह्मोस पहुंच गए उधर, जबकि पाकिस्तान के पास तो एयर डिफेंस था, चीन पूरी मदद कर रहा था, उसके बावजूद भी पहुंचा। ये जो आत्मनिर्भरता है, जो हम बात करते हैं आकाश की, आकाश बिल्कुल संजय जी, इस बीच आपने एक बड़ी मजबूत बात कही है कि आने वाले जो युद्ध होंगे वो जाहिर तौर पर मैन फोर्स के साथ नहीं, तकनीक के साथ लड़े जाएंगे, और आने वाले समय में युद्ध तकनीक से ही लड़े जाएंगे और तकनीक से ही जीते जाएंगे। तकनीक की बात के साथ मैं श्याम जी आपका रुख करना चाहूंगा। ऐसे में क्या ये माना जाए कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भारत एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है, जिस तरीके से लगातार भारत नई नई चीजों को डेवलप कर रहा है? बिल्कुल अभिषेक, टेक्नोलॉजी का ही युद्ध है। देखिए, कल मैं जनरल चौहान को सुन रहा था उनके ORF के लेक्चर में, मैं वहां भी था मौजूद। उन्होंने इस बात की चर्चा की कि टेक्नोलॉजी जो है एक थर्ड फोर्थ फ्रंट है जिसमें लगातार विरोध, और लगातार हमें आगे बढ़ाना होगा अपने टेक्नोलॉजी को। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आत्मनिर्भर हो तो आपकी जैसे रेंज है, रेंज किसी को मालूम नहीं है। हमने 8 किलोमीटर बोला, ये ज्यादा पीछे भी हम कर सकते हैं, और हम अपने आप इसको हमारी अपनी हथियार अपना है, तो हमें कैसे यूज करना है ये हम जानते हैं। लेकिन बाहर के हथियार हो तो सबको रेंज मालूम होता है, आप उसके काउंटर मेजर्स कर सकते हो। यहाँ ये टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा फायदा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जैसे आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो पुणे में है, या हाई एनर्जी मटेरियल एंड रिसर्च लेबोरेटरी जो हमारी पुणे में है, या नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी NSTL जो विशाखापट्टनम में है, और इसके साथ साथ हमारी जो भारत डायनेमिक्स तो लगातार हमारे को हेल्प कर रही है। इनको बधाई देना हमें, क्योंकि DRDO ने इनके साथ मिलके लॉन्चर भी बनाया पहले, और अब ये रॉकेट बॉम्ब भी बना दिए। श्याम जी, काफी आपने जिस तरीके से बात का जिक्र किया कि एक महत्वपूर्ण बात यह है जिस पर हमारे दर्शकों का भी जो है ध्यान जाना चाहिए कि जो हम हथियारों को डेवलप कर रहे हैं, इसमें खासियत यह है कि इन हथियारों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं समय के साथ, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन इस बीच समय की थोड़ी कमी। संजय जी, श्याम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया। तो जाहिर तौर पर भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर बात करें तो भारत हर क्षेत्र में आज के समय में आत्मनिर्भर हो रहा है। रक्षा क्षेत्र को लेकर बात करें तो रक्षा क्षेत्र में भी भारत की जो निर्भरता है दूसरे देशों पर अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।